बस 45 दिन के अंदर डीआरडीओ की तरफ से एमका के लिए कंप्लीट नई फैसिलिटी को किस तरीके से बना लिया गया है। पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स की कौन कौन सी खामियों को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए कहा गया है। भारत की एक और प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से एक एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया गया है, जिसको डीआरडीओ की एंटी ड्रोन सिस्टम से भी बेहतर पाया गया है। और अंत में क्या सच में चाइनीज J-20 और यूएस ओरिजिन F-35 के बीच आपस में आमना सामना हो चुका है। ऐसे ही कुछ और अपडेट्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके। पिछले 1 या 2 सालों में ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम की अहमियत काफी बढ़ गया था और अभी पिछले कुछ सालों में ऐसे कई इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी सामने आ चुके हैं जो कि भारत में ही ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हाल ही में ही कुछ इंडियन कंपनीज को इंडियन आर्मी के लिए ड्रोन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम को भी सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। और अभी चेन्नई बेस्ड एक और कंपनी जिसका नाम बिग बैंग बूम सॉल्यूशन है, उनकी तरफ से अभी एक एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया गया और आईडेक्स के अंडर जब इसको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया था तो तब इसकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से एंटी ड्रोन सिस्टम की परफॉर्मेंस काफी हद तक बेहतर पाया गया था। बिग बैंग बूम सॉल्यूशन या BBBS की तरफ से डेवलप किए गए एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करें तो इससे हर टाइप की एरियल टारगेट को या UAVs को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके अंदर कमर्शियल ड्रोन्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम में लॉन्ग रेंज की सेंसर, AI बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया जाता है जो कि कंबाइनली इफेक्टिवली ड्रोन्स को ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने में काम आते हैं। इसमें जो RF सीकर का इस्तेमाल किया गया है उसकी रेंज लगभग 5 किलोमीटर तक है और जो विजुअल आइडेंटिफिकेशन रेंज है वो लगभग 700 मीटर का है। ये एक पूरी तरीके से ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ये ऑटोमेटिकली रॉक ड्रोन्स को डिटेक्ट कर सकता है और उसको जैम करके डिस्ट्रॉय कर सकता है और जरूरत पड़ने पर इसको मैनुअली भी ऑपरेट किया जा सकता है। इससे पहले भी BBBS की तरफ से BMP-2 व्हीकल के लिए 360 डिग्री तक देखने वाली बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम को डेवलप किया जा चुका है और अभी मेन बैटल टैंक के लिए भी एक AI बेस्ड प्लगइन सिस्टम को ये लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन हाइब्रिड पर्सनल कॉम्बैट आर्मर, राइट कंट्रोल ड्रोन सिस्टम और ड्रोन हंटर्स के साथ साथ अभी स्मार्ट फेंसिंग और आर्मर पियर्सिंग इंसेंडियरी राउंड्स को भी BBBS की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। अगला अपडेट Su-30 MKI फाइटर जेट को लेके है जो कि वर्तमान इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन फाइटर जेट है। अब सबको पता होगा कि भारत की तरफ से एडिशनल 12 Su-30 MKI को और साथ ही एडिशनल 21 MiG-29 को खरीदने के लिए पिछले 2 सालों से रशिया के साथ बातचीत किया जा रहा था और हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आया था कि शायद अभी भारत एडिशनल MiG-29 और Su-30 MKI डील को आगे नहीं बढ़ाएगा। फिर उसके बाद ये बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स अभी इस डील के साथ आगे बढ़ना चाहता है, जिस वजह से शायद दोबारा इस पर डिस्कशन किया जाएगा। अभी इसको लेके कुछ रिपोर्ट सामने आए हैं जिसमें बताया गया कि अभी जल्दी से जल्दी हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इन 12 एडिशनल Su-30 MKI फाइटर जेट के लिए अप्रूवल दिया जाएगा और इसके लिए करीब 10,000 करोड़ सैंक्शन किए जाएंगे। अब अगर Su-30 MKI फाइटर जेट की बात करें तो अभी बस उतने ही Su-30 MKI खरीदे जाने वाले हैं जो कि अब तक क्रैश होने की वजह से खराब हो गए थे और इनमें 1 या 2 HAL और DRDO की तरफ से भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिनको स्पेशली मिसाइल टेस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और फ्यूचर में होने वाली कोई भी एयर टू या एयर टू ग्राउंड मिसाइल टेस्टिंग के लिए DRDO को इंडियन एयरफोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। जबकि अभी की बात करें तो अभी इसके लिए इंडियन एयरफोर्स से सुखोई फाइटर जेट को DRDO को टेस्टिंग करने के लिए उधार लेना पड़ता है। अब अभी Su-30 MKI के अलावा भारत की तरफ से एडिशनल 70 के आसपास बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए भी एक ऑर्डर को अप्रूव किया जा सकता है, जिसमें STD-40 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास अभी फाइटर जेट के साथ साथ बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की भी काफी कमी है। अगले अपडेट की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स के साथ रिलेटेड है। ट्रिब्यून न्यूज की तरफ से पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से एक सीरीज ऑफ सजेशन को दिया गया था जिसमें मेनली लॉन्ग रेंज वेपन्स को खरीदने का प्रस्ताव दिया गया है और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा सजेशन है, क्योंकि अभी लॉन्ग रेंज वेपन सिस्टम की बात करें तो हमें इसकी काफ़ी ज़रूरत है और पार्लियामेंट्री कमेटी के मुताबिक अभी इंडियन एयरफोर्स में सबसे पहले लॉन्ग रेंज की वेपन और नए फाइटर जेट को इंडक्ट करने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की बात करें तो वो अभी J-10C को एक्वायर कर चुके हैं, जिसमें PL-15 जैसे BBR मिसाइल होने वाली है और ये मिसाइल मैक्सिमम
145 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। बदले में हमारी बैकबोन फाइटर जेट की बात करें तो वो Su-30 MKI फाइटर जेट है और इसमें जो R-77 का इस्तेमाल किया जाता है उसकी रेंज मुश्किल से 100 किलोमीटर होने वाली है। या फिर इसके अलावा इसमें जो R-27ER और ET जैसे एक्सटेंडेड रेंज वाली मिसाइल की इस्तेमाल की जा रही है, इनकी रेंज मैक्सिमम 125 किलोमीटर तक होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये BVR रेंज में J-10C के मुकाबले थोड़े पीछे पड़ सकते हैं। बदले में इंडियन एयरफोर्स की एंटायर फ्लीट में अभी रफाल अकेला ऐसा फाइटर जेट है जो कि VVR मोड में J-10C को क्लियरली आउट परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से इंडियन एयरफोर्स की ऑनगोइंग मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर भी बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए कहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अभी काफी हद तक घट चुकी है जो कि 30 के आसपास है। और इस कंडीशन में आने वाले 2 से 4 सालों के अंदर हमारे लगभग 4 स्क्वाड्रन MiG-21 रिटायर होने वाले हैं, जिसके बाद हमें कम से कम 100 नए फाइटर जेट को इसी टाइमलाइन के अंदर इंडक्ट करना पड़ेगा, वरना इनकी जगह वॉइड रहने वाली और इससे हमारी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा नीचे घट सकता है। इसमें हो सकता है तेजस को भी बड़ी मात्रा में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया और साथ ही मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाने का सजेशन भी दिया गया है। अगला अपडेट एमका प्रोजेक्ट को लेके। पिछले कुछ दिनों में एमका को लेके काफी सारे अपडेट सामने आए थे, जिसमें इसको अभी स्पेशल प्रपोज व्हीकल मॉडल के अंदर बनाने की बात की गई थी और इसकी जो पहली नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होने वाला था उसको 2024 तक तैयार करने की बात की गई थी। इसके अलावा इसमें मैक्सिमम प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी यहाँ पे शामिल करने की बात किया गया था और जल्दी से जल्दी एमका को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था। इसी बीच अभी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद सच में अभी एमका को बहुत ही जल्द डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि DRDO की तरफ से एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बस 45 डेज के अंदर ही कंप्लीट कर दिया गया, जिसे मेनली आगे चल के फ्लाइट टेस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक 7 स्टोरी का बिल्डिंग है जो कि लगभग 1.3 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और इसको आगे चल के हमारी एमका के लिए एक रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसको बनाने के लिए DRDO की तरफ से कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन मेथड के साथ साथ हाइब्रिड कंस्ट्रक्शन मेथड का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसमें पहले से ही बिल्ड किए गए कंस्ट्रक्शन मटेरियल को इसमें इस्तेमाल करके इसको जल्दी से बनाया जा सका है और इसको एक रिकॉर्ड टाइम पे बनाया जा सका है। अभी एक इनिशियल एस्टिमेशन के मुताबिक एमका की जो डेवलपमेंट कॉस्ट होने वाला है वो लगभग 15,000 करोड़ होने वाली है और अभी ये जो नया फैसिलिटी बनाया गया इसमें इसके एवियोनिक्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। DRDO की तरफ से बताया गया कि ये फैसिलिटी अभी एमका प्रोजेक्ट के लिए सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने वाला है, जिस वजह से आगे चल के इसकी जो डेवलपमेंट होने वाला है उसके दौरान बीच में किसी भी जरूरी एलिमेंट या टेस्टिंग फैसिलिटी ना होने की वजह से इंतजार करना नहीं पड़ेगा और अभी एक यूनिफॉर्म बेसिस पर एमका की फर्दर डेवलपमेंट जारी रह पाएगा, जो कि जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में मदद करने वाला है। अगला अपडेट J-20 और F-35 को लेके। इसकी बात करें तो इन दोनों को अभी दुनिया की सबसे 2 बड़े काउंटर पार्ट कहा जा सकता है, क्योंकि J-20 का जो मेन ओपोनेंट होने वाला है वो मेरे हिसाब से F-35 होने वाला है और चाइना की तरफ से J-20 को F-22 और F-35 को काउंटर करने के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी खबर सामने नहीं आया था जहां पर ये दोनों एक दूसरे के सामने आए थे। अभी तक बस इनको पेपर में ही कंपेयर किया जा रहा था, लेकिन अभी पहली बार यूएस की तरफ से ऐसा बताया गया कि F-35 और J-20 के बीच आमना सामना हो चुका है और ईस्ट चाइना सी रीजन के अंदर पहले भी F-35 और J-20 के बीच एनकाउंटर हो चुका है। हालांकि इसके बारे में डिटेल में बताया नहीं गया था, लेकिन यूएस की तरफ से बस इतना कहा गया था कि वो J-20 के साथ चाइनीज ओरिजिन KJ-500 सीरीज के एवेक्स को भी डिटेक्ट किए थे, जो कि J-20 के साथ जुड़ा हुआ था और मोस्टली चाइना अभी J-20 को इस रीजन में एयर सुपीरियरिटी रोल के लिए डिप्लॉय करने की कोशिश कर रहा है और यूएस की तरफ से चाइना की इस डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी का प्रशंसा भी किया गया था, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया गया था। हालांकि ये कोई हॉस्टाइल एनकाउंटर नहीं था, क्योंकि डिटेक्शन के दौरान यूएस के मुताबिक उनके F-35 चाइना के एयर स्पेस से काफी बाहर थे, लेकिन अगर F-35 ने J-20 को ट्रैक किया था तो जाहिर सी बात है कि F-35 J-20 को देख सकता है, जबकि चाइना की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया जिसमें उन्होंने F-35 को डिटेक्ट करने का क्लेम किया है। अगला अपडेट एक मिक्स्ड अपडेट होने वाला है, जो कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड है। एएनआई के रिपोर्ट के मुताबिक
इंडियन कोस्ट गार्ड में अभी एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल को इंडक्ट किया गया था। इस वेसल का नाम सक्षम है और इसे वेडनेसडे को हमारे डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार जी के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किया गया है। ये अपने सीरीज का 5वां और आखिरी वेसल था और इस प्रोजेक्ट को ओरिजिनली 2016 में शुरू किया गया था और अभी फाइनली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया गया। इसके अलावा इंडियन नेवी की बात करें तो वेडनेसडे को इंडियन नेवी में 2 फर्स्ट अटैक क्राफ्ट को शामिल करने की बात की गई है, जिनको मेनली कोस्टल रीजन में डिप्लॉय किया जाएगा और मेनली इनको स्मगलिंग या इलीगल फिशिंग जैसे एक्टिविटी को चेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। इन बोट्स को इंडियन नेवी की सागर प्रहरी बल इस्तेमाल करने वाली, जिनको 26/11 के हमले के बाद तैयार किया गया था और ये इंडियन नेवी का एक स्पेशल यूनिट है जिनको कोस्टल रीजन में बेहतर सर्वेलेंस को प्रोवाइड करने के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। इन बोट्स को मेनली हमारे ईस्टर्न साइड में तैनात करने का फैसला किया गया है, जिनका बेस कोलकाता होने वाला है और इनको मेनली बे ऑफ बंगाल के ऊपर और हुगली नदी के ऊपर ऑपरेट करने का एम रखा गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।